हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करेंगे रैपिड रिवीजन क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या शुरू किया था? पहले हमने किया था इसके चेंजेस। इसमें दो टाइप के चेंजेस थे। कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं हमारे आसपास, आप रोज़ देखते हो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उसमें दो तरह के चेंजेस हैं, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? वो होते हैं टेम्परेरी चेंजेस, जो कि थोड़े टाइम के लिए होते हैं। उसके बाद वो हम चाहें तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस अभी मेल्ट हो रही है, तो अगर हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, वो मेल्ट हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से उसको फ्रीज कर दिया, वो फिर से आइस बन जाएगी। तो इस तरह से ये उसमें कोई भी, क्योंकि नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं, वही पानी का पानी ही है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो गई। और ये चेंजेस इसलिए रिवर्स भी किए जा सकते हैं। और एक है केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, वो एक बार जो हो गया वो वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस बन जाता है और इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक अगर हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जो एक बार खाना बन गया, क्या आप उसको दोबारा से अपनी पुराने उसकी जो भी उसमें चीज़ें डाली थी वही सब बन सकता है? वैसी कच्ची सब्जी तैयार हो जाएगी? नहीं। तो वो दोबारा से वो सब नहीं बन सकता। एक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों चेंजेस को शो करता है। कैसे? जब वैक्स बर्न होती है तो उस टाइम पर जो वैक्स है वो गर्म होकर वो वैक्स पिघल जाती है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा ठंडा कर दोगे वो फिर से वैक्स बन जाएगी। लेकिन जब वो वैक्स जलती है, उसको जलने के टाइम पर जो पिघल कर दोबारा बन गई, वो तो हो गया फिजिकल चेंज, क्योंकि वही वैक्स है जो इधर उधर घूम रही है। लेकिन अगर वो उसके जब उसे बर्न किया, बर्न करने के बाद उसके ऊपर जो बर्निंग में कंबस्शन रिएक्शन हो जाता है, यानी कि उसमें गैस प्रोड्यूस हुई, धुआं प्रोड्यूस हुआ, वो सारी चीज़ें उसकी फ्लेम के साथ जो प्रोड्यूस हुई वो था केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ वैक्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों चेंज को शो करता है। तो इसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक नए सब्सटेंस बना देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, तो इन्हें बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। लाइक अगर हम कहें कि A प्लस B है, वो मिले और उन्होंने नई चीज़ें बना दी, वो हो गए C प्लस D, तो ये है हमारे प्रोडक्ट्स। तो ये क्या थे? रिएक्टेंट्स, और उनसे बन गए प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह से इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी, लाइक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब हम कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो, तो हमारे नीचे यहाँ पर एक वॉच ग्लास के अंदर देखोगे थोड़ा रेजिड्यू सा दिखाई देगा, वाइट कलर का पाउडर, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन एक और बात है, मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न करना है, उसे पहले अच्छे से क्लीन करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है, अगर वो एयर में ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, वो फिर मैग्नीशियम की बर्निंग में थोड़ी सी रुकावट पैदा करती है, मतलब हिंडरिंग करती है। तो इस वजह से हमें उसे अच्छे से पहले क्लीन कर लेना चाहिए। इसी तरह से लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड आयोडाइड के। फिर जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन थी। तो इस तरह से हमने बहुत सारी रिएक्शंस की थी। तो हमें क्या पता लगा कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, एक तो स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज का मतलब, लाइक आइस थी, आइस से वाटर बना या वाटर से आइस बना। कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ है पहले, जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन में देखा है कि पहले जो आयरन है वो शाइनी होता है, बाद में वो रस्ट में रेडिश ब्राउन सा कलर ले लेता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाती है, यानी कि उसमें जैसे अभी आपने थर्ड वाली इसमें एक्टिविटी में थर्ड एग्जाम्पल में पढ़ा कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जब उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है, यानी कि कई बार गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस ही कि जो केमिकल रिएक्शंस के साथ होते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसके लिए इनको हमने रिप्रेजेंट किया
केमिकल इक्वेशंस के साथ। अब केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं इसमें क्या होती हैं, पहली बात तो कि अगर हम जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की वर्ड्स से, सिंबल से, फॉर्मूले से, किसी भी तरह करते हैं तो उन्हें बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने इस वर्ड इक्वेशन को लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसी को अगर हमने सिंबल्स में लिखा, सिंबल्स में लिख दिया तो सिंबल्स में क्या बन गया, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ठीक है जी। तो इसमें आपका चेंज आ गया कि ये आपकी बन गया वो थी आपकी वर्ड इक्वेशन और ये बन गई सिंबल्स वाली केमिकल इक्वेशन। और एक बात है कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी होती हैं। स्केलेटल और का मतलब है अनबैलेंस्ड और एक होती है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्या है, जैसे कि हमने ये वाली दिखाई आपको कि Mg है, जब O2 के साथ मिला MgO बन गया। अब इधर मैग्नीशियम था, वो भी एक था, और इधर ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन दो थे। पर जब हमने उसका प्रोडक्ट्स में देखा तो Mg भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, या फिर हम कहें मास जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं होते तो हम उसको बोलते हैं स्केलेटल और केमिकल, स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पर अगर उन्हें बैलेंस कर दिया जाए तो वो बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लाइक ये आपके पास एग्जांपल है कि अगर आपने H2 और Cl2 को रिएक्ट करवाया तो बना HCl, लेकिन अगर उसके आगे, वो तो था सिंपल स्केलेटल, अगर आगे 2 लगा दोगे तो वो हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही अगर बेरियम क्लोराइड है, उसको एल्यूमिनियम सल्फेट से करते हैं तो बेरियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो उसमें भी अगर आपने ये जो आगे उनके लगा दिए नंबर्स, इसने इन्हें बैलेंस कर दिया पूरी तरह से। इसकी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था पूरा टेबल बनाकर, आप उससे ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप फिर से दोबारा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब टाइप्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले आ जाती है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ें मिली और एक बन गई तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि हम आज स्कूल गए हैं, नए नए बच्चे हैं, अब हमारा कोई दोस्त मित्र तो है नहीं, अब हम क्या करें, अब हम जाएंगे इधर उधर ढूंढेंगे, कोई हमारा साथी ठीक मिल जाए तो हम उसके साथ बैठकर बातचीत करें, गप्पे लड़ाएं, फिर धीरे धीरे हम बनेंगे अच्छे फ्रेंड्स। तो ऐसे फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मान लो एक लड़का है A और एक है B, अब वो धीरे धीरे बन गए अच्छे फ्रेंड्स तो वो हो गए AB। तो यानी कि दो रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने मिलकर बना दिया एक सिंगल प्रोडक्ट, उसे कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने इसमें देखा, आपके पास ये रिएक्शन है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड ये मिलकर बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है, यानी दो चीज़ें मिली, दो रिएक्टेंट्स मिले, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और इन्होंने एक सिंगल बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस टाइम में एक हीट भी बहुत सारी इवॉल्व हुई। तो हीट जब ज़्यादा इवॉल्व हो गई तो रिएक्शन भी दो तरह की हीट के बेस पर भी हो गई। अगर हीट जो है वो इवॉल्व हुई जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, तो हीट अगर बाहर निकली उस रिएक्शन में तो उसे बोला एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट। लेकिन अगर उस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ी तो वो हो गई एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। आपको सबको पता होगा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, पहले बात हम फोटोसिंथेसिस की करें, फोटोसिंथेसिस ने क्या करना है, ग्रीन प्लांट्स ने सनलाइट लेकर खाना बनाना है, और यानी कि उसने सनलाइट को लिया, हीट को लिया, यानी एंडोथर्मिक। बट वही खाना फिर से वो जब टूटना शुरू होता है, ऑक्सीजन लेकर टूट जाता है हमारी बॉडी में, तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। और उस टाइम में वही हीट या वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये हो गई रेस्पिरेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। उसके बाद आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, उसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपलर प्रोडक्ट्स बना देता है। लाइक अगर
आपके हम फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, ए बी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में हो गई हीट यानी कोई भी लड़ाई और वो दोनों हो गए फिर से अलग अलग, तो ये बन गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स कि ये डीकम्पोज हो गए, अलग हो गए दोबारा से। तो जैसे इसमें आपके दिखा रहे हैं, ये FeSO4 है, जब ये इसको हीट किया तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स बन गए, तो ये सारे क्या बने, ये थी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं ये भी 3 तरह की हैं। एक थर्मल, थर्मल मीन्स जो थर्म यानी हीट से होगी उसे बोल दिया थर्मल। एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस से जो होती है, इलेक्ट्रोलिटिक, लाइक दिस, इसमें करंट के कारण हो रही है। और तीसरी रिएक्शन है जो सनलाइट के कारण हो रही है, इसे बोल दिया फोटोलिटिक। तो हमारे पास 3 तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन मिलती हैं। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें अपनी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज जो है वो लेस रिएक्टिव को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से हटा देगा अपनी जगह से। लाइक अगर हम बात करते हैं किसी की भी कोई चीज़, अगर मेरे पास हाँ एक ये आया बहुत हाईली रिएक्टिव और ये था बी था लेस रिएक्टिव, ये लेस था और ये हाईली रिएक्टिव था। अब ए को चाहिए था सी अपने साथ अपना फ्रेंड बनाना था, तो उसने बी को धक्का मारा, वहाँ से हटाया और उसको कर दिया अकेला, और ये बन गया AC+B। अब बी रह गया अकेला, क्यों, क्योंकि वो वीक था, वीक तो हमेशा ही साइड हो जाएगा। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि इसका मतलब जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है वो हमेशा ही लोअर वाले को, वीक वाले को डिस्प्लेस कर देती है, लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन से हटा देती है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वही रस्ट वाला कि अगर आयरन नेल वाला, कि अगर कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल ये लें, ये हमने किया था कि अगर कॉपर सल्फेट, 2 नेल्स हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो SO4 था वो ले जाएगा आयरन, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन, जिंक, लेड ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है जो मैंने आपको इसी पिछली वीडियो में भी समझाई थी, और इसके लिए एक शॉर्ट में भी बताया है, आप उसे चेकआउट करना। फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल में क्या होता है, सिर्फ अपने पार्टनर्स बदल लेना। मतलब जैसे कि ये है, मान लो एक थे ये पार्टनर A और B और एक पार्टनर थे CD। अब इन्होंने सिर्फ अपने पार्टनर्स की अदला बदली कर ली, मतलब A जाकर मिल गया D के साथ और B मिल गया C के साथ। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होती है तो ज़्यादातर एक नीचे इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, जो कि एक रेजिड्यू की तरह एंड में बच जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। लाइक अगर आप ये रिएक्शन देखते हो, इसमें Na2SO4 जब BaCl2 से मिला तो उसने बना दिया BaSO4 और NaCl। अब BaSO4 क्या था, वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट जो होते हैं, लाइक दिस, यू कैन सी दिस, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स जो बच गए तो वो बन गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बच गए। फिर लास्ट आती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना और हाइड्रोजन देना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन लेना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन देना और हाइड्रोजन ले लेना। तो अगर तो किसी ने ऑक्सीजन ले ली तो वो ऑक्सीडेशन हो गई, और किसी ने अगर ऑक्सीजन को दे दिया, अगर एक चीज़ दे रहे हैं तो दूसरी ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन दे दी तो हाइड्रोजन ले ली, तो वो रिड्यूस हो गया। अब इसी के ऊपर हमने, अगर मैं ये रिएक्शन आपको दे रही हूँ, ये रिएक्शन में अगर मैं कहती हूँ कि ZnO और C जो है वो आपस में मिलकर Zn+CO बना रहे हैं, तो पहली बात, इसमें सब्सटेंस कौन सा होगा जो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो गई, जो कि आपस में मिलकर जिसने ऑक्सीजन को ले लिया। तो इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया, वो है कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसमें फिर रिड्यूस कौन सा हुआ, रिड्यूस हुआ ZnO। क्यों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन दे दी, तो वो रह गया बेचारा Zn। अब Zn, इसमें फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, अब जिसमें रिडक्शन हुई
वही तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ और उसने दूसरों को जाकर ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडेशन हुई थी तो ये खुद बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सी था रिड्यूसिंग एजेंट और ZNO था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इन्होंने मिलकर बना दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, इनके हमें इफेक्ट्स दिखते रहते हैं। जैसे करोजन होता है। करोजन क्या है कि मेटल्स जो होती हैं, अगर उनको ज़्यादा देर तक आप हवा के में रखोगे, हवा में मॉइस्चर भी होता है, उसमें एसिड्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी है, तो इन सब से रिएक्शन करके मेटल जो है वो धीरे धीरे एक अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स बना लेती है, चेंज कर लेती है अपने आप को, तो उसे बोलते हैं करोजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ और एक ब्राउन कलर का रेडिश ब्राउन सा उस पर बना लेते हैं पाउडर, तो उसे बोल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन। ये होता है रस्ट। और ऐसे ही ये कॉपर सिल्वर पे भी होती है। सिल्वर जो है उसके ऊपर ब्लैक लेयर की कोटिंग हो जाती है, कॉपर पे ग्रीन लेयर की कोटिंग हो जाती है। ये सब करोजन है। करोजन क्या करता है, करोजन एक जैसे हम अगर कोई बंदा बीमार हो गया है तो क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेटल जो है वो बीमार हो गई है यानी करोजन हो गया है तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी और डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कार बॉडीज़ हैं, ब्रिजेस हैं, सब। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, लाइक हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब हाई, उससे ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसके ऊपर उसकी लेयरिंग कर देते हैं। फिर आता है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है कि अगर हम कहें कि हमने फैट या ऑयल जो होता है, फैट और ऑयल के जो फूड मटेरियल्स होते हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा देर खाना बाहर पड़ा रहे गर्मियों में वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे हो तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो उसको खाने, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं खाने के अंदर से, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो खाने का टेस्ट, उसका ऑर्डर यानी स्मेल, वो सब चेंज कर देते हैं। और इनके खाने के ख़राब होने को, उनकी ऑर्डर और ये जो टेस्ट है ख़राब होने को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं उससे बचने के लिए, लाइक हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, हम उनको फूड को टाइट कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। तो इन सब से हम रेंसिडिटी से अपने फूड को भी बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था चैप्टर 1 की रैपिड रिवीजन। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि इसके हम NCERT क्वेश्चंस के ऊपर कोई उनके सॉल्यूशंस की वीडियो अलग से बनाई जाए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक करना जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।